हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लोगों के परपंच का बखिया उधेड़ना हम शुरू करें उसके पहले यार एक बड़ा ही सनसनीखेज वाला खबर का आ रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे आजकल विजिट कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसे एक पापी इंसान ससुरा एक बच्चे को पटक पटक करके रोड पर उसकी प्राण ले ली भैया। ये तो गजबे चला है यार। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो प्यार में अपने रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो भी ऐसा नहीं है कि प्यार में बड़ा तगड़ा वाला उनका प्यार है ससुर तो जा करके कहीं ताजमहल वगैरह बनवा दो करा याद में, हाँ कुछ ऐसा कर दो, आईएएस पीसीएस बन जाओ ठुकरा के मेरा प्यार टाइप का। लेकिन ये तो अलग है लेवल का यार, गजब की मानसिकता ही लोगों की। हाँ, सामने वाले से ही प्यार करते खो भौजाई हैं उनसे, इनको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद ससुर बियाह के लिए जबरदस्ती करने लगे। और अगर वो नहीं मान रहा है, ओकरा 1.5 साल का बेटवा है, चलो सब कुछ है, जरूरी नहीं है ना यार कि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करे। कौन सा एग्रीमेंट बनवा करके तुम महादेव के घर से आए हो ससुर कि नहीं तुम अगर किसी से प्यार करते हो तो जरूरी है एकदम उसको भी तुम्हारे साथ प्यार करना चाहिए। सबकी अपनी मर्जी होती है ना, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। अब इनका ये होता है कि जैसे जिस पे उंगली रख दी है ससुर सारा का सारा हमारा। हाँ, जैसे बड़े घर के जो रईस ज्यादा होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के इर्द गिर्द होता है जिन चीजों का वो लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये चीज हमारे पास होना चाहिए, वो उनको चाहिए ही। उसके लिए वो लोग रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तो नहीं, क्या एक सिंपल सा वर्ड होता है जिसको नो कहते हैं, नहीं कहते हैं। उतना तुमको समझ में नहीं आता रे कि हाँ चलो अगर कोई नहीं है भाई, उसका अटैचमेंट नहीं है, हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, हमसे प्यार मोहब्बत नहीं करता, तो ससुरों करे पीछे तुम मसाल लेकर के पड़ जाओगे कि नहीं तुम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे खानदान को निपटा लेंगे। गजब गजब के जाहिल और चूतिया टाइप के लोग हैं यार, आजकल गजब हो रहा है दुनिया में। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ही ज्यादा हम लोग एक्टिव रहते हैं, अखबार वगैरह तो पढ़ने का पूरा एकदम। पहले लगता था ना यार कि अखबार वगैरह खोलो तो एक निगेटिविटी आती है, खबर तो मिलता है नो डाउट, लेकिन एक निगेटिविटी आती थी कि यार खोला पहले पन्ना से कतो ट्रक उधिरा दिया स्कॉर्पियो को, तो कतो है ही चला गया, उनको जहर दे दिया, अपने पति को कूट दिया, और यहाँ जाकर के 4 बेवड़ा भीड़ गए। इतना सारा सब कुछ होता था। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर के हर चीज आपको वही एक अखबार में मिल जाया करता था, है ना। तो लगता था लोगों को यार कि बड़ी निगेटिविटी है हमारे आसपास में, सारा कुछ ससुरा यही सब चल रहा है। इतना ही नहीं, अब तो ये हो गया है कि अपने आसपास में गोलगप्पा बेचने वाले उनके ऊपर भी संदेह वाली नजरें जाती है भाई, कि हाँ चलो बहन बेटिया घर में से अगर अकेला जा रही हो, कह दी कि हम गोलगप्पा खाने जा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खाने जा रहे हैं, तो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है हमारे और आपके आसपास में कि हमको लगता है यार कहीं ऊंच नीच कुछ ना हो जाए, कौनो ससुरे ऐसे मन चले आशिक की तरह छेड़खानी वगैरह न करे। जेबा में ससुरे तेजाब भर के टहल रहे हैं, जेबा में अपने वो कारतूस और तरह तरह की भांति भांति प्रकार की बंदूकें लेकर के टहल रहे हैं, नन्नी वन्नी लेकर के टहल रहे हैं कि जब जिसको मन किया, कोई हमको रिजेक्ट किया, हम पेल देंगे ससुर, निपट जाओगे तुम दुनिया से। इतना इतना वाहियात के साथ, और इसको देख करके ना, ये पूरा का पूरा जब वीडियो आया, इसको देख करके पूरा रोंगटा खड़ा हो गया भाई, अंदर से एकदम जीव थरथराने लगा। इतने इतने बेरहमी के साथ कोनो अपना गुड्डा गुड्डी को नहीं फेंकता है भाई, जो लोग बचपन में खेलते हैं, इतना प्यार से संभाल करके रखता है, उसको भी ऐसे इतना बेरहमी से नहीं। पटक पटक के ऐसा लग रहा है ससुरा अपना बनियान धो रहा है, ये 8-10 चक्कर पटका, तब तक पटका जब तक प्राण पखेरु, तो यार बच्चा ही है कितना, 1-2 बार में तो निपट गया होगा। लेकिन ये ससुरा ये जाहिल तब तक लगा रहा जब तक इसका अंदर का पूरा भड़ास नहीं निकल गया, और कहीं दूर नहीं गया, वही कॉलोनी में सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ना यार हम एक सीधी सी बात बताते हैं कि अपने न्याय व्यवस्था में बड़ी ही तगड़ा वाला इनको भरोसा होता है कि चलो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ भी होगा हम बच निकलेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। हम बता दें, अगर अभी लेटेस्ट में तो 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा कि सोनम और राजा रघुवंशी वाला हुआ था, क्या नाम था, सोनम था ना, हाँ वो केस हुआ था, आपको पता ही है। 3-4 महीना पहले वो मोहतरमा को बेल भी मिल गया। किस बात पे? कहते हैं कि ऐसा है कि पुलिस वालों ने उनको बताया नहीं था कि कहाँ है तुमको उठा रहा है। भूतनी क्या हो, एक जगह से मार करके दूसरे जगह तीसरे जगह से चौथे जगह भारत भ्रमण कर रही थी वो, तो इस समय बताना कौन सा जरूरी होगा? सारा का सारा एविडेंस उनके खिलाफ है, कबूलनामा उनका सब कुछ है, तो किस बेसिस पे उनको बेल मिल गया? तो देखो, इससे लोगों को ना
जो क्रिमिनल माइंडेड होता है उनको अपने न्याय व्यवस्था पे, भारत के कानून पे पूरा का पूरा भरोसा है। कुछ कर लेंगे, हमारे पास पैसा वैसा है, हम 2-4 महीना काट लेंगे, उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, हमको आसानी से बेल मिल जाएगा। तो यार कानूनी प्रकरण में ना थोड़ा सा तो बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो सबसे बढ़िया अपने बुलडोजर बाबा है। अब योगी बाबा का अलग चलता है, इनको भी न्याय व्यवस्था पे बड़ा तगड़ा वाला भरोसा है। जान जाते हैं कि देखो सबसे पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि तगड़ा वाला इसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा कोनो बात नहीं, गाड़ी में भरो, लेके चलो कहीं सुनसान जगह पे पलटवा दो, गाड़ी खत्म, कहानी खत्म हो गई। इनकाउंटर में 10-20 लोगों को ठुकवा दो, खत्म हो गया बात। तो इनका जो न्याय वाला सिलसिला है ना, ये बड़ा पसंद आता है यार, ये ताबड़तोड़ एकदम खत्म। क्रिमिनल या क्रिमिनल माइंडेड जो कोई भी इंसान है, कोई भी ऐसा गुनाहगार आदमी है, तो उसे धर्म के परे हमें और आपको देखना चाहिए। हर सूरत में वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक विकृत मानसिकता वाला इंसान ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको इसमें नहीं तोलना चाहिए यार कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है, और उसी वाले पैरामीटर में उसे हमें और आपको जज करना चाहिए कि देखो क्रिमिनल है तो है, बात खत्म हो गई भाई। अब अगर बात कर रहे हैं अपने न्याय व्यवस्था की, तो अपना न्याय व्यवस्था भैया भारतीय संविधान का इतना तगड़ा वाला है, इतना तगड़ा वाला है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। इतना बढ़िया वाला इस समय सब कुछ होता है, इतने बढ़िया से सबको, दोषियों को सजा, जो बेगुनाह होता है उनको रिहाई मिलती है कि आप लोग खुद समझिए। एक और खबर आई थी दिमाग में ऐसे कुलबुला रहा है, हम आप लोगों को बता दें कि एक 84 साल के दद्दा है जिनको 10 साल की सजा हुई है। 84 साल की उम्र में उनको 10 साल की सजा हुई है। उनके 34-35 साल पुराने केस पे सुनवाई होते 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 उनको 10 साल की सजा, अब उनको गुनहगार पाया गया 84 साल की उम्र में। भूतनी के जब वो 30-35 साल पहले उन्होंने गुनाह किया होगा तो 30-40 साल के रहे होंगे ना, तब तो हाड़ मास में उनके तगड़ा वाला प्राण रहा होगा। तब तुम लोगों को नहीं समझ में आया कि ताबड़तोड़ पल लगे करके उसको करवाए, उसका काम वाम करवाए, जो कुछ भी है। गुनाहगार साबित होने में उनको 34-35 साल लग जाता है। हाँ, अब वो सजा लेकर के क्या करेंगे? वो तो वैसे कब्र पे बैठे हुए हैं, कब निपट जाए कोनो भरोसा नहीं है। अब तो खाली राम नाम जप सकते हैं, अल्लाह का नाम जप सकते हैं, उसके अलावा वो क्या करना। 84 साल की उम्र में आदमी, आजकल का इंसान यूरिया पेल पेल करके पूरा का पूरा खाली चारपाई तोड़ेगा। 84 साल की उम्र में कौन सा वो आकर के आप पिस्टल लहराते हुए पूरे समाज में चल करके ऐसे ऐसे वारदात करते हुए हमें और आपको नजर आएंगे। और एक बात और, जब उस समय उन्होंने कोनो न कोनो ऐसा काम को अंजाम दिया होगा जिसके तहत आप लोगों ने अब उनको बुक किया है 84 साल की उम्र में, तो ये जो 30-35 साल का समय बीता हुआ है उनको वो करने में, केस फाइल होने में और ई सजा मिलने में, 34-35 साल का जो समय बीता है, कौन गारंटी ले सकता है कि अगर वो ऐसी विकृत मानसिकता के हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, तो उन्होंने कौनो ऐसा काम नहीं किया होगा इस 34-35 साल में जिसका भाई बहुत सारे चीजें किए होंगे ना। हाँ देखो कहते हैं कि चोर चोरी से गया लेकिन हेरा फेरी से नहीं गया। तो भैया जिसकी आदत यही है, मानसिकता यही है, तो वो कितने दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? कैसे करेगा? नहीं हो सकता। लेकिन ये तो है अपनी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का एक उदाहरण हम अपना खुद का दे देते हैं, ठीक है? हम अपनी आप बीते आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारा एक खेत है जो कि हमें लगता है कि मौके पे, मतलब वर्तमान समय में जितना वो है पेपर में, ऑन पेपर है, उतना नहीं रह गया है। तो भैया जाहिर सी बात है पड़ोसियों ने दबाया हुआ है उसको, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने दबाया होगा, ठीक है? हमें लगा कि हाँ नहीं है, तो हमने बोला कि चलो यार इसको, इसकी नपाई करवा देते हैं कानूनी प्रकरण से, ठीक है? अब नपाई वगैरह में उसमें कम से कम हमने 25 से 26 हजार रुपया फूका जा करके अपने तहसील में, कचहरी में, कि चलो करवा दो यार, नपाई करवानी है। सोचिए अपना खेत हमको नपवाना है, अभी बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। वो चला 1-1.5 साल तक उनको लगा पूरा का पूरा प्रक्रिया करने में कि हमको अपना खेत नपवाना है, अपना खेत हमको मेजर कराना है कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है भैया, हमको बता दो, पेपर में जितना है उतना हमको मौके पे दिलवा दो। 25-26 हजार रुपए हमने खर्चा किया, ठीक हो गया। कैसो कैसो करके आए, उन्होंने पत्थर वगैरह गाड़ा कि देखो भाई वहां तक है, हाँ 1-1.5 लठिया तक हमारा बढ़ा खेत। उसके बाद पड़ोसियों ने फिर से जाकर के उसको कमिश्नरी में केस कर दिया कि देखो यार नहीं नप सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलनवा हो सकता है, ढेकनवा हो सकता है। 6.5 साल लगे हैं कमिश्नरी से ये फाइनल होने में सिर्फ कि ये बंदा अपना खेत नपवा सकता है। सोचिए कितनी फुद्दूसी चीज है, हमें अपना खेत नपवाना है, अपना। हम किसी अड़ोस पड़ोस का, किसी का चौवा वगैरह ये सारा तोड़वाने का कार्य नहीं कर रहे हैं भैया कि तुम्हारा हम घर तोड़वा देंगे, तुम्हारा ईद करवा देंगे, तुम्हारा वो करवा देंगे। हमको अपना खेत नपवाना है, पूरा का पूरा अपना खेत नपवाने के लिए हमको 7-7.5 साल का मेहनत करना पड़ा। ये रहा कानून व्यवस्था अपना। 7.5 साल बाद भी
आपको बताते हैं 7.5 साल बाद भी जब पेपर कमिश्नरी से हमारे लोकल कचहरी में जाने तक में उस समय हमको 3,000 रुपया खर्चा करना पड़ा। और पूरा का पूरा ये जो प्रकरण हुआ यहाँ कमिश्नरी में 5 साल 6 साल, आप लोग समझ जाइए कि कोर्ट कचहरी में एक बार आप जाते हैं तो आपका 1,000 1,500 रुपया इससे खर्चा हो जाता है। बहस वगैरह पे अगर आपको फाइल लगवानी है तो वकील ससुरा 8,000 रुपया लेता है एक बार बहस करने का। ये है हमारी न्याय व्यवस्था। इसी पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा हमारा न्याय व्यवस्था है, सब कुछ है, हमारा ससुर अपना खेत नपवाने में हमारा छिछनी आ गया। एक समय तो ऐसा है कि हमारे दादा ने बोला कि छोड़ो यार, तेल लेने गया, जाने दो, जितना मौके पे उतना ही करो। लेकिन बात यही नहीं है, मौके पे जितना है वो एक एक इंच और दबता चला जा रहा है। तो दबते दबते वो इतना बचेगा। ठीक है, पैर रखने का उसमें जगह नहीं, और ट्रैक्टर नहीं चल पाता था, राउंड नहीं घूम पाता था। हाँ, तो ये थी हमारे न्याय व्यवस्था पे। हमारे आसपास के लोगों को जो क्रिमिनल माइंडेड है उनको पूरा का पूरा भरोसा होता है कि कुछ भी होगा हम एकदम धड़ल्ले से निकल जाएंगे। तो इसीलिए ना इनका मनोबल बढ़ा रहता है। तो योगी बाबा इस मामले में बहुत जरूरी है यार। इन सारी चीजों को वो तुरंत तत्काल अगर निपटाने लायक है तो निपटा दे। उतना ही नहीं, एक चीज और आप लोगों को बता दे कि बकरा ईद के दिन आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बंदा था जो कि हिंदू समुदाय से बिलोंग करता था, अपने मुस्लिम दोस्त के यहाँ गया हुआ था। हाँ, अब वहां जाने के बाद वो मुस्लिम दोस्त उससे पूछता है कि बकरा कभी हलाल होते हुए देखे हो? बोला नहीं, बस उसी में घुसेड़ दिया कि चलो यार हम तुमको एकदम लाइव तुमको हम हलाल होते दिखा देते हैं। प्राण पखेरु उड़ गए बंदे के, क्योंकि उसको भी लगा होगा ना यार कि क्या ही करेगा आदमी। अच्छा, इतना ही नहीं है, हम ही आप में से जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ में ना, तो हम लोग इसकी भी दुहाई देते हैं कि हम माइनॉरिटी है। हाँ, हम भाई अल्पसंख्यक है, हमारे साथ ही हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। और अल्पसंख्यक का नाम दे करके कितने सारे लोग आज बरी घूम रहे हैं। सबको पता है, सारे लोगों को पता है कि चलो यार 3-4 महीने काट लेंगे, उसके बाद सफेद का शर्ट लेकर के ऐसे ऐसे लहराते हुए काने पे टांग के आम के बगीचा में वहीं बैठ करके तंबाकू रगड़ते हुए हम पूरी दुनिया को मिल जाएंगे। सोचिए कितनी फुद्दू फुद्दू चीजें हैं जिसमें उलझ करके आदमी रहता चला जा रहा। कहते हैं कि एक एक जज के ऊपर इतने सारे केसेज है भैया, 10-10 लाख केसेज है। तो जब केसवा निपटाओगे नहीं तो केसवा बड़ा भाई ना करेगा। हाँ, घटेगा तो है नहीं वो भाई। रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ में हो रहा है। आप अखबार उठा करके देख लीजिए, आप सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सबके साथ कुछ ना कुछ घटित तो हो रहा है। तो केसवा बड़बे करेगा ना। जब पिछवा का केसवा नहीं निपटाओगे 7 साल एक इंसान को लग जाएगा सिर्फ ये जानने में कि भैया हमारा खेतवा नाप दोगे कि नहीं नाप दोगे। हमारा बगीचा का जमीन उठता चला जाएगा, किसी दिन विलय हो जाएगा, वो किसी चीज में पताल में दस जाएगा। कोनो जनबे नहीं करेंगे गांव गिराव में कि हमारा नाम पे कोनो जमीन है, हमारा दादा कुछ हमारे लिए छोड़ करके गए हुए हैं। कोई नहीं जान पाएगा। जब ऐसी ऐसी फुद्दू फुद्दू चीजों में आप 7 साल तक लगा लेंगे। और दलील जानते हैं वकीलों की दलील क्या होती है? एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। उसी केस में वकील ने एक बार तो पूरा फैसला 5 साल के बाद जज ने जब दे दिया कि हाँ, मजिस्ट्रेट बोला कि पूरा फैसला हो गया, सामने वाला वकील फुद्दू सा क्या क्या देता है उसमें कि भैया ऐसा है कि हमारा फैलियत हो गया जज साहब, इसलिए आप इस फैसले को अभी खारिज कर दीजिए। सोचिए, ये होता है कि हमारा फाइल हो गया। उतनी के हो, यही तुम्हारा रोजमर्रा का कार्य है तो तुम उसको संभाल करके रखोगे ना। है, अब उसी को खुआ दे रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूरी तरीके से केस तुम्हारे फेवर में नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, हो गया, खत्म बात। वो नहीं, खेत की जब जमीन की नपाई हो रही थी उस समय फिर से अगले बगले वाले लोग आ करके वहां पे लगे हो हल्ला करने के, इससे कैसे नपेगा, इससे कैसे नपेगा, ये होगा वो होगा। 112 नंबर भी बुलाया गया, उसने भी अच्छे खासे पैसे रगड़े। हर चीज हो रहा है भैया खाली पैसे पे। तो जिसके पास पैसे है ना वो न्याय व्यवस्था को अपने जूते के नोक पे रख करके आजकल चल रहा है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि हमारे यहाँ क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, कचहरी क्या करता है। उनको पता है 2-4 10 तारीख पड़ेगा, महीना 2 महीना अंदर जा करके दाल भात खाएंगे, उसके बाद चौड़िया करके यही बारे टहलते हुए नजर आएंगे। अब उनकी मनोदशा भी बढ़ जाती है इससे। ठीक है, उनका जो मन है, जो कहते हैं ना लोग कि मन बढ़ हो गया, तो मन बढ़ जाएगा। महीना 2 महीना बाद जब निकलेगा कुछ उसका नहीं उखड़ेगा तो उसका मनवा बढ़े न जाएगा यार। तो ये जो प्रकरण जो हुआ है, ये केस देख करके ना एकदम झिनझिनाहट आ जाती है अंदर। अब बात करते हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे खानदान में इब्राहिम जो है उनके यहाँ त्राही मची हुई है। भाई दुआओं का सिलसिला एकदम तगड़े वाला चालू कर दीजिए। अगरबत्ती वगैरह ना हो तो तंदूर आपा से पैसा ले लीजिए, उससे मांग लीजिए कि हाँ अगरबत्ती दो, हमको दुआ करना है, लेकिन दुआ एकदम तगड़ा वाला। पहले जहां आपने सुना कि जो इब्बू अंकल है उनकी तबीयत काफी खराब हुई है, स्ट्रोक वगैरह है, स्ट्रोक नहीं हेमरेज हुआ है, जिसकी सर्जरी वगैरह भी हो गई। बिलौटवा का ब्लॉग आया था, हमने कवर भी किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना।
तो जब उसका ब्लॉग आया उसके जस्ट बाद में ब्लॉग आता है तंदूर आपा का। उसी ब्लॉग में हम उसी वाले पॉडकास्ट में हमने आपको बताया भी था, बोला भी था कि देखिए अंदेशा ये है कि जिस हिसाब से इनका पैटर्न चल रहा है, दिने 2 दिन में तंदूर आपा का आ जाएगा। ये नहीं पता था कि हाँ अगले ही दिन आ जाएगा, लेकिन आ गया, तंदूर आपा का ब्लॉग भी आ गया। ठीक, 10-12 मिनट खींच तान करके वो लेकर के गई, जिसमें आधा से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग गुटकुआ का है। हाँ, 8-9 मिनट तक वो पकाएगा आप लोगों को। अब तो चीजों चीजों में इतना चीजों हो गया ससुरा, वो थार परात जैसा मुंह लेकर के आकर के बैठ जाएगा और कटोरी जैसी ही टालती रहती है इर्द गिर्द में। हाँ, तो वो बताता है कि भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग एकदम जरा सा भी दुआ वाला प्रकरण रोको भाई मत करिएगा। इधर अंकल इब्बू अंकल को त्राही त्राही मची है, उधर हमारे बिमल वाले चच्चा भी बीमार है। हाँ, उनको भी स्ट्रोक वगैरह आया हुआ है, उनको भी कानपुर में भर्ती कराएगा। गजब चल रहा है यार तुम लोगों के यहाँ। है, अब सीधी सी बात है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, अगर अब भी आप लोगों को लग रहा होगा कि तंदूरा पवा का ब्लॉग का नहीं आ रहा, भैया उसका बिलोंग आना चाहिए। है, इतना अगर आप लोग सोच रहे हैं और इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी तो ये 1-1.5 मिनट में निपट जाना चाहिए था। लेकिन ये भूतनी के वाना वहां बैठ करके कुर्ता पजामा मार करके बेबी गदर का वो जो है जहाँ पे सोता होता है उस पर बैठ करके जो ये इसने 8 मिनट तक चरस बोया है ना दिमाग में, खाली खींचने की कोशिश कर रहा है एकदम लंबे से चौड़े से कि हाँ माँ बाप होते हैं तो ऐसा होता है, तो ये होता है, तो वो होता है, तो ऐसे करते हैं, तो वैसे करते हैं, यही करते हैं, हाउ करता है। भांति भांति प्रकार का चूरन लेकर के ससुरा बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे सवेरे से दतुई नहीं किया, खाली हमारा खोपड़ी खाएगा वो। हाँ, पूरा का पूरा वहीं पे बैठ करके उसने परपंच रचा कि स्ट्रोक हो गया है, इससे हो गया, माइनर सा हुआ, छोटा सा हुआ, बड़ा सा हुआ, तौल कर भी बता देते। हाँ, एक खो बटखरा वगैरह लेकर के आते, बता देते आधा किलो स्ट्रोक हुआ है, पाव भर स्ट्रोक हुआ है, वो भी समझ में आ जाता हमको। लेकिन नहीं, इनको लाना था। अच्छा, एक चीज यहां से समझ में आती है, जिस तरह से तंदूर आपा को इस वाले पूरे के पूरे बीमारी में इनको कंटेंट नहीं मिला है, आपने देखा ही होगा इनका वीडियो तभी आया है जब बिलौटवा का ब्लॉग आया है। क्योंकि सीधी सी बात है, बिलौटवा किसी और को ये वाला पूरा का पूरा मुद्दा कवर ही नहीं करने देगा। ये भाई इब्बू अंकल उसके पेटेंट कंटेंट है। ठीक, ये किसी और को नहीं लेने देगा कि नहीं तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुमको भी थोड़ा सा दे देना। जब उसका ब्लॉग आएगा उसके बाद ही लोग लेकर के कौन नया नया चूरन कूदेंगे। और सबका सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से एडसेंस के डॉलर बनाए जाए, उसमें मिड रोल ऐड है वो लग जाए भैया, जो कि 8 मिनट के बाद लगता है। इसलिए ये लोग खिंचम खिंचाई करते चले जा रहे हैं, दोनों के दोनों। नहीं तो इन्फॉर्मेशन अलग चीज होती है और उसको कंटेंट बना करके परोसना वो अलग चीज होती है। ये लोग खाली खिंचम काज कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के तौर तरीके देख करके तो आप लोगों को एकदम समझ में आ ही गया होगा कि इब्बू अंकल जो है वो कंटेंट है बिलौटवा के, उनसे कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो अब इमौदाह फ्रांसिस जो है ये अपने लिए परमानेंट कंटेंट लेकर के चली आई। चलो ठीक है, इब्बू काम नहीं ले पाएंगे, बिलौटा हमको रोक लेगा, उतनी के हम ससुर को लेकर के आएंगे, तुम कैसे रोक पाओगे। हाँ, कंटेंट की कमी तो वैसे जनरली होती नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इनको गालियां पड़नी शुरू हुई है, अगर इसी दौर में इब्बू अंकल के बीमारी वाले में ये आ जाए और कंटेंट पे कंटेंट छापना शुरू करें तो लोग एकदम राई का तेल चप्पल में लगा करके इनके कपारे पे पटक देंगे। तो इसलिए अभी कंटेंट नहीं आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड कौन कंटेंट लेकर के पूछ सकती हैं भैया। बीमारी वाले प्रकरण में तो बीमारी वाला ही कंटेंट आना चाहिए ना। उसके अलावा अगर शॉपिंग दिखा दे, प्रमोशन दिखा दे, कोलैबोरेशन दिखा, काम एक कौ नहीं रुका है इसके घर का कि कौनो काम रुक गया, कौनो काम को इसने पोस्टपोन कर दिया, काम सब हो रहा है। लेकिन अब बीमारी वाले दौर में ये कोई और ब्लॉग नहीं बना सकती, तो इसलिए इसने अपना परमानेंट सॉल्यूशन खोजा कि चलो एक काम करता है, उनको बीमार वाला दिखाते हैं। हाँ, ये गुटकुआ हरामजादा वहां बैठ करके पूरा का पूरा ज्ञानबाजी कर रहा है कि चीजें ऐसी हो जाती है, अल्लाह के हाथ में होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम बहुत समझाते हैं कि ऐसे किया करो, उनको बीपी भी है, उनको शुगर भी है, उनको हाई भी है, उनको हाई भी है, और टिकट नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, बड़ा समस्या हो रहा है, तो फ्लाइट से जाएंगे, ही करें। भूतनी के जितना तुमने 10 मिनट का ब्लॉग छापने में अपना एनर्जी और समय वेस्ट किया ना, उतने में तुम पहुंच भी गए होगे। ठीक है, पहुंच जाना चाहिए था। अरे यार सोचिए, कोनो का माई बाबू अगर बीमार है और वो अकेले है, गांव में पड़े हुए हैं, तो ये ससुर वहां पे जाकर के कोनो का ड्राइवरी कर रहे हैं, उसके अलावा कौन सा काम करता है चूतिया। जिम जाएगा, आएगा, गाड़ी पे बैठेगा, गाड़ी का सीट बेल्ट लगाएगा, बेबी गदर और कचहरी जैसी मेहरारू को लेकर के खाली टहलता रहता है। इसके अलावा एक कौन काम है कि वहां से नहीं आ सकता। चलो अगर टिकट की बात करें कि टिकट नहीं मिल रही है, तो ऐसे समय पे कौन टिकट अगोरता है रे कि हमको टिकट मिलेगा तब हम जाएंगे। लोग जनरल बोगी में भी भागने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहुंच जाए खाली यार।
कि क्या पता कब कुछ हो जाए। और तुम्हारे यहाँ तो लग्जरी गाड़ी पड़ी हुई है। हाँ, गाड़ी से भर के तो एसी वाली गाड़ी में तुम्हारे यहाँ सामान भेजा जाता है कि आगे आगे तुम्हारा सामान जाएगा बंबई से घरे। उसके बाद मऊदाह प्रिंसेस ही पीछे पीछे आएंगी अपना जुलफ लहराते हुए। हाँ, इतना सब कुछ तो तुम्हारे यहाँ चलता है। तो गाड़ी खाली सामान भेजने के लिए मऊदाह के लिए रखे हुए तुम, उससे भी आ सकते थे। बाई रोड तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम आ सकते थे। और कौन सा ऐसा है कि भीख मांग करके खाना खाते हो, ससुर की उतने का डीजल पेट्रोल लग जाएगा, हम नहीं जा सकते हैं? नहीं भैया, एकदम नहीं जाएंगे। अगर सामान के लिए तुम गाड़ी भेज सकते हो, उस समय तुम्हारा डीजल पेट्रोल का खपत नहीं हो रहा है, तुम्हारे खर्चे के वांदे नहीं पड़ रहा है, तो फिर इस वाले प्रकरण में तुमको तो कूद करके आना चाहिए कि हाँ चलो। इनका भैया बताता है कि इनके भाई का फोन आया था कि हाँ वहां पे एडमिट करवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिया, इससे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फलनवा हो रहा है, टिकनवा हो रहा है। इनका भाई वही है जबर हुआ, जो एक थरिया में बैठ के तंदूर आपा संगे रोटी पेल रहा था, वही है इनका भैया। ठीक है, साफ साफ कह रहा हूं, आप समझ जाइएगा। अब ये कहते हैं कि देखो यार, उनको पहले ही लग रहा था कि ऐसा है कि थोड़ी बहुत उनको बेचैनी हो रही है, थोड़ा इससे हो रहा है, थोड़ा चेहरा वगैरह तो ठीक ठाक था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आज संडे है, का ही जाएंगे तो पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे संडे। उतनी के रूटीन चेकअप पे जा रहा है आदमी, अगर उसका तबीयत खराब हो रहा है, अगर डॉक्टर को दिखाना ही है, जाकर के इमरजेंसी में भर्ती हो जाएगा ना। डॉक्टर दौड़ते हुए गिरते बाहर आते आदमी हुए भाग करके आएंगे कि हमारा एक पेशेंट भर्ती है यार, हमको जाकर के वहां पे देखना है। सबसे सीधी इमरजेंसी है, इसीलिए ना बनाई जाती है। और काहे के लिए बनाई जाती है इमरजेंसी? तुम आकर के यहाँ ढकोसला पेल रहे हो कि नहीं यार इमरजेंसी में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करेंगे, हाँ उस समय पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं। कितनी फुद्दू सी चीज है भाई। अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ने लगी तो इमरजेंसी में जाकर के वो दिखाई भी नहीं करेगा और क्या करेगा। लेकिन नहीं, इन लोगों का अलग चलता है, क्योंकि कंटेंट को घुमाना है ना, 9 मिनट तक यहाँ खींचना था। अब ये फ्लाइट से जा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, प्रेटेंड भी कर रहा है अपने, इनके संग कोई इनका दोस्त भी बैठा हुआ है, तो उससे कह रहे हैं तुम्हारी भी पहली फ्लाइट है ना, पहली बार तुम प्लेन में बैठ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा भी पहली फ्लाइट है। अच्छा, तो दुबई का तुम वहां जहाँ काम करते थे, जहां पे जाकर के ईंटा का जुड़ैया करते थे, बकरी चराने वाला तुमको काम वहां पे मिला था, कारपेंटिंग तुम करते थे, तो एक बात बताओ वहां तुम कैसे बैलगाड़ी से जाते थे रे? हाँ, सांप की तरह से खेतों में से रेंगते हुए तुम वहां पर जाते थे, फ्लाइट से ना जाते होगे? तुमको डर लगता? ये लोग हमेशा प्रेटेंड करते हैं कि हमको डर लगता, आपको डर लगता। डर नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक लिमिटेड उसमें वजन ही ले जा सकते हैं। और इन लोगों का तो अपना कच्छा ही इतना ज्यादा होता है, ससुर इतना ज्यादा, ये लोग डाइपर भर के ले जाते हैं कि ऐसा है कि ट्रेन में हमको बाथरूम ना जाना पड़े, हम वही सीटे पे बैठे बैठे मुंह लेंगे। पूरा का पूरा खानदान डाइपर लगा करके टहलता है। एक 1.5 डाइपर ही गीला वाला तुमको अपने थोपड़े पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा चेहरा। अच्छा, ये गुटकुआ ना अकेला अपना झोला मंत्रा उठा करके भिखारियों की तरह निकल लिया कि चलो हम चले जाते, तंदुरवा को नहीं ले गया। उसके पीछे का बहाना आप लोगों को पता है? का बहाना दिया एकदम शहद में लपेट करके कि देखो यार इसलिए नहीं लेकर के जा रहे कि यहाँ भी बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब है, इब्बू अंकल वहां भर्ती हैं, सवेरे संध्या हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है, प्याज नमक रोटी वही खाते हैं, इन्हीं के हाथ का खाएंगे तभी उनको बरकत होगी, नहीं तो नहीं, वो नहीं रह पाएंगे भाई, दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तंदूर आपा के हाथ का यूं खाते हैं। पूरा का पूरा खानदान इनका लेटा पड़ा हुआ है, सबको सलाइन चढ़ रहा है, कोई नहीं जाएगा, इसलिए तंदूर आपा नहीं जा रही है कि नहीं तंदूर आपा नहीं जाएंगे। उसके अलावा फैजा बेगम का भी बहाना आ रहा है कि ऐसा है कि फैजा बेगम की भी तबीयत खराब है, उनका स्कैन है, उनका ई है, उनका उनका ऐसे है वैसे है, उस पर भी 30-40 सेकंड तक खाली इन लोगों का पंचूरन चला। ठीक है, कि फैजा बेगम की वजह से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब है इस माहौल में, इसलिए तंदूर आपा नहीं जाएंगे। अच्छा, फैजा बेगम जब सच में बीमार थी तो सचो तुम्हारे यहाँ केक कटाई का रस्म चल रहा था। हाँ, तुम्हारे यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, मनाया जा रहा था। फैजा बेगम उधर बढ़ती है, तुम्हारे यहाँ अब बेबी गदर के नाम रखाई का प्रकरण चल रहा था, सारी कुछ चीजें तुम लोगों के यहाँ चल रही थी जब फैजा बेगम बीमार थी। एक्चुअल में बीमार थी, मतलब ऐसा तुम लोग बताते हो। ठीक, वो भर्ती है, उनका सब कुछ हो रहा है, सारी कुछ चीजें हो रही थी कि ऑपरेशन वगैरह हुआ, प्रोसीजर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस समय तंदूर आपा को फुर्सत नहीं था कि एक कबूतर खाना में ऊपर नीचे के बिल्डिंग में रह करके ये लोग एक दूसरे को संभाल सके। और यहाँ पे तुम आकर के बता रहे हो कि जब फैजा बेगम को कुछ हो ही नहीं किया। फैजा बेगम तो हो तुम्हारे बिलौटवा के ब्लॉग में दिखी थी लास्ट में, निकुआ को बर्फी काजू कतरी खा लो, काजू कतरी खा लो, उनका बस नहीं चला, नहीं तो उसी में उसके साथ वो चुम्मा चाटी भी करने को तैयार थी। बड़े ही क्लोज जाकर के रुकी हुई है उस ब्लॉग में, जाकर के तुम देख लो, आंखें फाड़ फाड़ करके। तो क्या हुआ फैजा बेगम को भाई, जिसकी वजह से इनको रुकना चाहिए? हाँ, कायदे से तो इस समय ये होना चाहिए कि इनके सास ससुर अगर वहां बीमार है तो ससुर इनको भाग करके जाना चाहिए। तो लोग इसलिए कि बोले ना, कि ज्यादा कुछ बोल ना पाए इस चक्कर में, इसलिए इनको कह रहे हैं कि भैया तुम रुक जाओ, तुम यहीं पे रहो, तुम मत जाना, बाकी हम जाएंगे निपटा उपटा करके 2-3 दिन में उधर से फिर फ्लाइट लेकर के वापस आ जाएंगे।
कितने दिन वो अंकल से मिलने के लिए गई हुई हैं, जरा बता दो हमको। हाँ, ये कहती है कि रोज हम जाते, 2 ब्लॉग कराया है अभी लोटवा को। कभी भी जिक्र नहीं किया कि तुम वहां पे पहुंची थी, कि आज तुम आई थी, कि आज नहीं आई थी, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। हाँ, और तुम लोग उसी चिड़िया को भुनाने की कोशिश करते अगर तुम वहां पे गए होते तो। ये जो 10 मिनट चला है ना, 1-1.5 मिनट का वहां का क्लिप दिखाते, और 9 मिनट तुम लोगों का भसड़बाजी चलता है सोफे और कुर्सी पे बैठ करके। तुम लोग बल भर दिखाते अगर ऐसा कुछ करते। न तुम्हारी अम्मी चुम्मेश्वरी बैठी हुई है वहीं बगले में, इसी ब्लॉग में, ये तंदुरवा के बगले में, वो तक नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने देखा ही नहीं है इब्बू अंकल को, कि इब्बू अंकल कौन है कंडीशन में। अच्छा, ये वाली फैमिली बॉन्डिंग चल रही है इनकी, और ये एक पेशेंट को संभालने के लिए यहाँ रुकी हुई है। अरे खुद का ही अपना बदन संभाल ले, कचरा जैसा फैली चली जा रही है, उतना ही बहुत है, बाकी लोगों को ही संभालने चलिए। अच्छा, ज्ञानबाजी भी कर रही है तंदूरापा इसमें, कि देखो मम्मी ऐसा हो जाता है, ये खाने से हो जाता है, रूटीन सुधारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहले तुम अपना सुधर जाओ यार। हाँ, तुम्हारे पूरे खानदान में अगर कोनो डाइटिंग पे आ जाना तो तुमको एकदम से चुन्ना काटने लगता है पिछवाड़े में, ऐसा लगता है कोनो खीला पे बैठा दिया तुम्हें। हाँ, उछलोगे उसी पे पॉपकॉर्न की तरह तुमको बर्दाश्त ही नहीं होता कोनो अगर रूटीन से रहने लगे तुम्हारे घर में। तुम रूटीन तोड़वाने के लिए एकदम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती हो। आधा से ज्यादा बलवा तुम्हारे जो गंजा चुड़ैल बन करके तुम टहलती हो ना, सिर्फ इसीलिए झड़ा हुआ है कि लोगों को तुमको चिंता होता है कि कोनो फिट फाट कैसे रह रहा है, हमसे खूबसूरत कोनो कैसे दिख सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। नहीं तो दिनवा भर तुम लोग मटन और चिकन रगड़ते रहते हो। पूरा मुराई तुम लोगों का बंदा ही नहीं होता है। पेट तो नहीं भरता मालूम है, लेकिन तुम लोगों का जुबान भी नहीं थकता कि हाँ थक जाए। हाँ, पेट नहीं भर रहा है तो कम से कम मुंह पिराने लगे, दांत वात में दर्द होने लगे कि इतना हम लोग नल्ला निहारी चूस रहे हैं, ससुरा कहाँ जाएगा। बिना इन सारी चीजों के, बिना नॉनवेज के इनके घर में बात ही नहीं होता। और ये आकर के यहाँ पे बसड़बाजी कर रही है कि देखो यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, ये कर। अरे यार हद है इन लोगों का। आप लोगों को याद होगा जब तंदूर आपा का इसके पहले वाला ब्लॉग आया था, जिसमें खाली पैसा रगड़ने की इन्होंने कोशिश करी थी हेल्थ अपडेट के नाम पे। उसमें वो गुटकुआ वहां पे बैठ करके क्या बोल रहा था, मौत का सौदागर बना हुआ था कि देखो यार मौत का स्वाद तो एक दिन सबको चखना होता है। हाँ, ससुर तुम्हारे दारू के साथ पीने वाला चखना, खाने वाला चखना बना पड़ा था, सबको तुम मौत का स्वाद दे रहे थे। मौत के सौदागर बताते हैं तुमको। इसने बोला कि ऐसा है कि मौत का स्वाद सबको चखना होता है। तो सीधी बात है यार, अगर मौत का स्वाद टिप्पू अंकल के केस में सबको चखना होता है तो तुम्हारे बाबू को भी चखना होगा। तो मौत का स्वाद थोड़ा सा अपने बाबू को भी चखा दो। उनके भी केसवा में तुमको बोल देना चाहिए था कि मौत का स्वाद तो सबको चखना होता है, इब्बू अंकल को भी चखना होगा तो हमारे बाबू को भी चखना होगा। सारे लोगों को मौत का स्वाद चखना होगा। हाँ? हर जगह पे तुम लोगों की दोगलापंथी जो चलती रहती है ना बेटा, सब बड़े अच्छे से समझ में आता है हमको। हाँ, अब अगर इस वाले तुम्हारे मौत के स्वाद वाले पे हम बात करें जो सबको तुम चखा रहे हो, तो इसमें क्या हुआ? तुम्हारा बाप बाप है और तुम्हारा ससुर वो भी तो किसी का बाप है, उसके लिए मौत का स्वाद तुमको चखाना था कि नहीं? मौत का स्वाद नहीं हुआ, ससुरा आम पापड़ हो गया कि ले चख लो, नहीं तो गर्मी के बाद ही मिलने वाला नहीं है, अगले सीजन में नहीं मिलेगा। इसी में जितना लोग हो सारे लोग लाइन लगा करके चख लो। अच्छा, इन लोगों का ना कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम एकदम पीक पे है, एकदम तगड़े वाला। इसने अपने ब्लॉग में चीजें चीजें करके अपने जनबवा को इतना कहे का जनाब यार, बिलौटवा को इतना कॉपी किया है, इतना कॉपी किया है कि भैया एकदम पकावट हो गया दिमाग में कि अरे यार देखो ये खाली चीजें 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 चीजें, और तुम इधर चीजें चीजें कर रहे हो। और तुम्हारी तंदुरवा एकदम फैजा बेगम को कॉपी करती रहती है। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो फैजा बेगम करती रहती है, तो तुम्हारी तंदूर आपा को उसको करना ही होता है। ठीक है, लेटेस्ट में हम बता दें तो उनका 5 BHK का कबूतर खाना देख करके तुम लोगों ने रगड़ करके अपने पड़ोसियों को एकदम से नाको चना चबवा दिया कि भागो यहाँ से, हमको 5 BHK की जरूरत है। कहां से कि एक सेलिब्रिटी हमारे घर की अपना 5 BHK बनवा चुकी है। तो जब इतना कॉपी कर रहे हो तो एक छोटा सा हम भी तुम्हारे सामने पेश करते हैं। ध्यान देना कि फैजा बेगम हो कितना बुरा हो, कितनी भी बुरी हो, कितना भी कुछ कर रही हो, ठीक है, तुम लोगों को बसाने वाली और दूसर को इब्बू को अपने पास रखने वाली वो है। वो करती है ना, अपने ससुर को अपने साथ में रखा है, तो तंदूर आपा तुम भी बुलाओ अपने ससुर को और आगे से उनका सब कुछ तुम ही करो। तब समझ में आया कि कॉपी वाला हाँ करो तो एकदम तगड़े से करो, ना करो तो ना करो, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाती है ना। और गुटकुआ जब भी फ्लाइट में जा रहा था कह रहा था कि हमको बड़ा डर लगता है। तो भूतनी क्या, अगर तुमको इतना डर लग रहा है तो काहे लग रहा है भाई? नहीं लगना चाहिए था। ससुर पूरी दुनिया को मौत का स्वाद एक दिन चखना ही है। हाँ, तो अगर कुछ ऊंची नीच हो गया तो ज्यादा से ज्यादा एट द एंड वही होगा ना भैया, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो मौत का स्वाद जब पूरी दुनिया को चखा रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अगर कुछ हो जाए तो क्या बुरा है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोनो हेट भरा हुआ है इसके लिए, कुछ तो ऐसा हमारे दिमाग में चला। भाई ये खुद ही कहा था
और इसका ये वाला जो जुमला है ना, ये जब भी हमको मौका मिलेगा हम चेपेंगे जरूर, लेकिन इसको रगड़ेंगे एकदम भली बाती से। इस ब्लॉग में इन लोगों का अब वो दुआ वाला सिलसिला चालू हो गया। पूरा खानदान मिल करके, इनकी जो दासियां सबको पगड़ी बैठा करके, गमछा उड़ा करके, करीबा पीछे बैठा करके उनसे इबादत करवाया जाएगा। और तंदूर आपा उस पर कंटेंट छापेंगे, कंटेंट ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। ब्लॉगिंग इनकी चालू है और दिख रहा है कि दोनों लोग तीनों लोग बैठ करके इबादत कर रहे हैं वहां पे। एक बात बताओ हमको, कौन वहां इबादत कर रहा है तुम्हारे घर परिवार के सुख शांति के लिए, अपने परिवार को, अपने सारे लोगों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए। तुम ससुर वहीं पे ब्लॉगिंग करोगे, कतना देर उसका मन लगेगा रे। कुछ तो चूतियापंथी तुम लोग कम किया करो, जिससे इंसान के दिमाग में कुछ पॉजिटिविटी आए। सारे लोगों को खाली कैमरा के सामने इसलिए बैठा दिया कि लोग कहें कि हाँ भैया दुआ ये लोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को खाली दुआ वाले काम पे लगा दिया है कि हेलो 100 रुपया सबको दे रहे हैं, सारे लोग दुआ करो, सब लोग दुआ करो। दुआओं का अब तंदूर आपा के अकॉर्डिंग एक एक्सचेंज ऑफर चला हुआ है, विशाल मेगा मार्ट टाइप का, कि देखो आप हमारे लिए दुआ करना, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो देखो तुम अपना दुआ रख लो, नहीं चाहिए, और हम तुम्हारे लिए दुआ करने ही वाले नहीं है, ठीक है। एक वो अंकल है, उनको देख करके लगता है कि नहीं है, ठीक ठाक व्यक्ति है, उनके लिए दुआएं कर देगा, और भी किसी के भी लिए। लेकिन जिसका मन करेगा, जिस चीज के लिए करेगा, उसी लिए करेगा भाई। तुम्हारे कहने पे हम लोग दुआ बांटने वाले नहीं है। कौन तुम्हारा भला अपने कपारे पे लेकर के टहलेगा, और तुम लोगों का जब मर्जी करेगा तब तुम लोग गेट लॉस्ट लेकर के चले आओगे। चलो, हम लोग तो हैटर्स है ना, वैसे भी हमारी दुआएं लगने वाली तुमको है ये नहीं है। अच्छा, तंदूर आपा कह रहे थे कि ऐसा है कि भाई तो कहते हैं कि आओ मिल लो, आओ मिल लो, आओ मिल लो, हम ही नहीं जाते, हिम्मत नहीं जुट पाता हमारा। अच्छा, वो तो अपने ब्लॉग में कह रहा था ससुर की हम किसी से मिलने नहीं देते। क्या चल रहा है यार तुम लोगों का घपलाबाजी? हाँ, पहले दोनों लोग कांटेक्ट कर लिया करो, ऐसा चुतियापा ना किया करो कि चलो उसने ब्लॉग बना दिया तो जल्दी जल्दी में कौनो चीजिया लेकर के हमको भी कूद जाना है, ठीक है। दोनों लोग पहले कोऑर्डिनेट किया करो, उसको बाद उल्लू बनाया करो दुनिया को। चुमेश्वरी आंटी इसमें दिखी, जिसमें वो भावुक नजर आई, वो रोना गाना उनका थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ इमोशनल दिख रही है ना। तो उनको बैठा करके उनके भी नाम पर भी कंटेंट छापा जा रहा था। तो देखो यार चुमेश्वरी आंटी, तुम्हारे लिए एक सीधी सी बात है, एक सीधा सा प्रस्ताव है हमारे पास में, उसको स्वीकार करो। तुम सबसे पहली चीज कि तुम्हारे पति हैं, सबसे पहला रिश्ता तुम्हारा उनके साथ है, उसके बाद ही सारे के सारे बेड़िया मसान पड़े हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले उनसे जा करके मिल करके आओ यार, पता नहीं इंसान की जिंदगी में कब क्या हो जाए, और इस वाले कंडीशन में तो कूद करके सबको जाना चाहिए। तो तुम्हारे अपने सगे पर्सनल पति हैं, उनसे जाकर के तुम मिल करके आओ। और अगर जरूरत पड़े तो जैसे बिलौटवा को तुमने कपड़ा वाला ब्लॉग में उसको चेपा था ना, ऐसे ही इन दोनों को, अपने तुम्हारे दोनों बच्चे देखो नालायक है, सीधे सीधे बोल रहे हैं, पैसे के पीछे एकदम बानर हुए पड़े हैं। तो दोनों को डपट देना, लेकिन जाओ उनसे मिलजुल करके आओ। इनके ही बंदर बांझ में एकदम से तुमको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। हमको ऐसा लगता है तुमको स्वीकार हो तो ठीक है, न तो फिर नाचती रहो इनके पीछे पीछे। सूट सलवार तो तुमको दिलवा ही देंगे, मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज जब मिल ही जाता होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे साथ हो रही है। खैर दोस्तों, बाकी इनके ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में हम लोग बात कर सके, सिर्फ चुतियापा से भरा हुआ ये पूरा का पूरा ब्लॉग था। और ये एक तरह से कंटेंट की पेशगी थी कि चलो बिलौटवा लेकर के आया तो एक ब्लॉग हमारा भी आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। गुटकुआ खाली हमें और आपको उल्लू बनाया है, वह भी आ ही जाता तो अंदर से गाली उबलने लगती है। जैसा कि बहुत सारा वर्ड हम इसमें बोल भी चुके हैं, आप लोगों को बुरा लगा हो तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं और आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन इन लोगों का देख करके, ऐसे जो इन लोग बकलोली करते हैं ना, ऐसे जो इन लोगों का पकड़ती चलता रहता है, उस पर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है हमारा भी। बहुत कोशिश करते हैं कि संयम बरते, लेकिन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ निकल जाता है। खैर इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा प्लीज अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।